हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आज मैं आप लोगों को कराने जा रही हूँ टॉप 25 एमसीक्यूज रिलेटेड टू कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग रिलेटेड एग्जाम, हर एक एग्जाम में कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, टीचिंग एग्जाम की यहाँ बात हो रही है। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए करते हैं क्लास स्टार्ट। और ये जो एमसीक्यूज कराने वाले हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। सारे ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं या फिर संभावना है कि आपको एग्जाम में देखने को मिले। ज़्यादा वक्त न गवाते हुए करते हैं क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। एक चीज़ कहना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम अगर चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड कोई भी किसी भी टीचिंग फील्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। सब्सक्राइब की साइड में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 1, अ रिव्यू ऑफ एनपीई मतलब कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज डन बाय। प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था बेसिकली एनपीई को देखे तो ये जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था ना, बेसिकली बेटा ये रिव्यू करने के लिए हुआ था। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी ना 1986, उसको रिव्यू करने के लिए कि उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन हुआ था। और ये पीओए इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म ये जो लिखी हुई है, ये हुआ था 1992 में। ठीक है, याद रखिएगा ये बात कब हुआ था, 1992 में ये हुआ था। तो ये 1992 में हुआ था। हो सकता है आप लोगों से ये भी पूछ लिया जाए कभी। अब बात आती है कि किसने की थी, कौन सी कमेटी थी। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है कि नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स, दूसरा ऑप्शन गिवन है यशपाल कमेटी, तीसरा ऑप्शन गिवन है रामामूर्ति कमेटी और चौथा ऑप्शन गिवन है हंसा मेहता कमेटी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रामामूर्ति कमेटी। और ये हुआ था बेटा कब, 1992 में। याद रखना है ये चीज़। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पर। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वॉज द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ। जो डाइट्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी ना, वो किसकी रिकमेंडेशन थी, किसके कहने पर, किसका सुझाव था, उस पर हुई थी, ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन 1 आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। सेकेंड ऑप्शन इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49। थर्ड ऑप्शन इज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53। फोर्थ ऑप्शन इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। ठीक है, तो ये जो हुआ था ना डाइट के इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, दिल्ली में जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, तो ये जो डाइट्स है जहाँ पर हम जेबीटी करते हैं, ठीक है, ये जो हरियाणा में जेबीटी कहते हैं ना, या डीएलएड, ठीक, यहाँ जो ये प्राइमरी टीचर्स के कोर्स होते हैं, जैसे मेरे टाइम पर ईटीई था, अब उसका नाम बदल करके डीएलएड कर दिया, कहीं पर इसको जेबीटी कहते हैं। तो ये जो कोर्सेज है ये डाइट्स में होते हैं। ठीक, ये किसके सुझाव थे, किसके कहने पर डाइट्स खुली थी, तो ये आंसर इसका हो जाएगा एनपीई 1986। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा ये चीज़। ठीक, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख सकते हो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बडीज द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। बिलो द 6 ईयर्स की आयु में पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का प्रोविज़न जिसके अंदर आता है। अब ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन लिखा हुआ है ना, कई बार पूछ लिया जाता है कि ईसीसीई की फुल फॉर्म क्या है, ईसीसीई की फुल फॉर्म क्या है, तो ये यही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों के बारे में, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अच्छा, मैंने प्रीवियस वीडियो जब पार्ट 1 बनाया था तो उसमें बताया था कि आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात है। ठीक है, तो ये वो जो क्वेश्चन था ना, वो काफ़ी पहले का था। ठीक, 6 से 14 वर्ष की आयु तक का डीपीएसपी में था ये चीज़। लेकिन जब आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट बना कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, तब इसमें अमेंडमेंट हुआ। तब इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, संशोधन हुआ। ठीक, और ये संशोधन हुआ कि 6 से 14 का उसमें हो गया, किसमें, 21A आर्टिकल में, जो फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। और आर्टिकल 45 जो हमारा
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर है ना, उसमें 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उनकी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर भी होगी, उससे रिलेटेड पॉलिसीज भी होगी, और एजुकेशन, इन दोनों चीज़ों की बात की गई। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आर्टिकल 45 में पहले तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना था, लेकिन बाद में इसमें जो संशोधन हुआ ना, उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात कही गई, और ये अब आर्टिकल 45 के अंदर 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की बात होती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन विच ईयर इग्नू वॉज इस्टेब्लिश्ड? इग्नू कौन से ईयर में स्थापित हुई थी? ठीक, इग्नू क्या है बेसिकली, फुल फॉर्म की अगर बात करूं तो ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है बेटा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, कब स्थापित हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी ये। ठीक है, और मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो आप अपनी स्क्रीन पर। हु अमंग द फॉलोइंग सेट द कैलकाटा मदरसा इन 1785 AD? मदरसा बेसिकली जो मुस्लिम चिल्ड्रन होते हैं, जहाँ पर पढ़ाई अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो होता है। ठीक है, कलकत्ता में जो मदरसा था 1781 में किसने सेट किया था, किसने स्थापित किया था? ऑप्शंस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। ए वेरेन हेस्टिंग, बी जोनाथन डंकन, सी लॉर्ड वेलेस्ले, एंड डी इज सर चार्ल्स वुड। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरेन हेस्टिंग ने ये सेट किया था कैलकाटा मदरसा। ठीक है, याद रखिएगा मदरसा है ये, इसको ये मत सोचिएगा कि इंग्लिश में क्या है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। सो स्क्रीन पर देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 6। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ संस्कृत कॉलेज एट बनारस? बनारस में जो संस्कृत कॉलेज है उसके फाउंडर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन वेरेन हेस्टिंग, सेकेंड इज जोनाथन डंकन, सी इज लॉर्ड वेलेस्ली, एंड डी इज सर चार्ल्स वुड। सो राइट आंसर इज, जिनका भी आंसर जोनाथन डंकन है, ये सब सही है। संस्कृत कॉलेज जो बनारस में है उसका इस्टेब्लिशमेंट या फिर उसके जो संस्थापक रहे हैं, फाउंडर रहे हैं, वो रहे हैं जोनाथन डंकन। ठीक है, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो स्क्रीन पर देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान और स्कीम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एसोसिएटेड विद जाकिर हुसैन कमिटी? जाकिर हुसैन कमिटी के साथ कौन सी स्कीम एसोसिएटेड है? ठीक है, ऑप्शन ए इज हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 to 1883, बी इज वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, एंड सी इज सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ जो ये राइट आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा जाकिर हुसैन कमेटी। ठीक, क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन कमेटी, सॉरी, ये है ऑप्शन बी, वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन में महात्मा गांधी का काफ़ी योगदान रहा, और इस बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम को नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बेसिक एजुकेशन वर्धा स्कीम, जिसमें सब्जेक्ट्स जो थे ना वो बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट के तौर पर थे कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, पढ़ाई के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ, जैसे बास्केट मेकिंग का काम हो गया या कोई भी पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, इनके तरफ भी, ताकि बच्चा शिक्षा के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा सके। यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट की बात आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, प्लान, स्कीम और कमीशन ऑफ ब्रिटिश एनविसेजेस द introduction of universal free and compulsory education for the children between the ages 6 and 14। तो बच्चे, ये कहा गया कि कौन सा ऐसा स्कीम था या कौन सी ऐसी योजना था या कौन सा ऐसा प्लान था जिसने कहा कि यूनिवर्सली फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को मिलनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शंस आप देख सकते हो स्क्रीन पर, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, बी इज वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, सी इज इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, एंड डी इज हंटर एजुकेशन कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर है ना, इसका जो राइट आंसर है बेसिकली वो हो जाएगा बच्चे सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन, जो ब्रिटिश
ब्रिटिशर्स ने जब बात कही थी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, जो हम आर्टिकल 21A में पढ़ते हैं ना, मौलिक अधिकार में, वो बेसिकली सबसे पहले उसकी बात कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन में। ये 1917 में आया था। कब आया था? 1917 में। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द NCTE, फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इज टू, उद्देश्य क्या था? नवोदय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना। तो ये चीज़ है कि क्या एम था, क्या पर्पस था, किसको शिक्षा देना? सॉरी, द क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द NCTE इज टू, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो था वो इस्टेब्लिश क्यों किया गया, उसका उद्देश्य क्या था? सो ऑप्शन ए है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, ऑप्शन सी इज एम्पावरमेंट ऑफ टीचर्स इन इंडिया, एंड ऑप्शन डी इज टू एनकरेज एजुकेशनल रिसर्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशंस विच इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से संस्थानों के उस युग की पहचान कीजिए जो भारत में शिक्षा के व्यावसायिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। पहला ऑप्शन है NCERT एंड SCERT, बिल्कुल एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, ये प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए है। ऑप्शन बी की अगर बात करें, डाइट एंड IASE, ये भी बिल्कुल ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे CBSE एक बोर्ड है, उसी तरीके से IASE है। और डाइट का तो अभी आप लोगों को बताया ही है कि डाइट इस्टेब्लिश हुई है जो टीचर रिलेटेड कोर्सेज कराती है। C इज़ NCTE एंड UGC, ये भी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बिल्कुल एजुकेशन के ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उत्तरदायित्व है इनका। ऑप्शन डी की अगर बात करूँ, CSIR एंड ICSSR, तो ये जो ऑप्शन है ना, ये नहीं है, ये ताल्लुक़ नहीं रखता है। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली साइंस से रिलेटेड है, साइंटिस्ट फील्ड से रिलेटेड है, तो ये एजुकेशन के प्रोफेशनल ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया 2009 वॉज डेवलप्ड बाय NCF जो है, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क NCF 2009 निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? किसने तैयार किया गया था, किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है NCERT, दूसरा ऑप्शन है NUEPA, NUEPA, C is NCTE एंड ऑप्शन D is NAC। ठीक है, NAC के बारे में बता चुकी हूँ पहले। सो NCF ये जो है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाला मत सोचिएगा। अगर आपसे पूछा जाए NCF 2005 किसने इस्टेब्लिश किया था, किसने डेवलप किया था, तो बेटा आंसर हो जाएगा आपका NCERT। क्या हो जाएगा? NCERT। अगर आपसे पूछा जा रहा है नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क, अगर आपसे पूछा जा रहा है नेशनल काउंसिल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, 2009 वाला जो था ना, वो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड था, और ये जो बनाया था वो डेवलप किया था नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने, NCTE ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है ये वाला क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन? डिस्टेंस एजुकेशन की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी है, ये बताना है। क्वेश्चन हिंदी में अगर बात करूँ, निम्नलिखित में से दूरवर्ती शिक्षा की कौन सी एक विशेषता है? ऑप्शन ए इज एजुकेशन दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ कंप्यूटर, कोई भी शिक्षा जिसमें कंप्यूटर शामिल है। ऑप्शन बी है टीचर एंड स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू एन ऑफ कैंपस लोकेशन, शिक्षक और छात्र ऑफ कैंपस अवस्थी से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये 11 ये एक आप कह सकते हो एरर है, टाइपिंग एरर, इसको मत शामिल कीजिएगा। सी इज फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एंड स्पेस फॉर रिलेटिंग टीचर्स एंड लर्नर्स, शिक्षक और अधिगमकर्ता को संबंधित करने हेतु समय और स्थान में लचीलापन। ऑप्शन डी है एक परिसर से दूसरे परिसर में छात्रों का आदान प्रदान, एक्सचेंजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वन कैंपस टू
अनदर या अदर। तो अगर मैं बात करूं कि ये जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है, जो जैसे आप सिर्फ घर बैठ के कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन जिसको कह सकते हो, इग्नू में अगर कहूँ, ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो कराती है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम्स देने होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेसिकली फ्लैक्सिबिलिटी इन टाइम एंड स्पेस होता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना, डिस्टेंस एजुकेशन में की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि आपको ये आंसर देखने को मिले कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पर करिकुलम को लेकर भी, कि आप अपने हिसाब से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको चूज़ कर सकते हो। साथ ही आपको ये नहीं है कि डेली डेली आपको क्लासरूम में जाना ज़रूरी है, ठीक है। आपका जो अटेंडेंस वगैरह है ओपन यूनिवर्सिटीज़ में, उसका भी कोई इश्यू नहीं होता है। साथ में आपको 5 से 6 साल भी दे दिए जाते हैं कि आप इतने वक्त में अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको उसी समय पास होना ज़रूरी है। आई मीन फ्लेक्सिबिलिटी है बिल्कुल, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम एंड स्पेस फॉर रिलेटिंग टीचर्स एंड लर्नर्स, दोनों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन असेसमेंट एजेंसी फॉर असेसिंग हायर एजुकेशन एजेंसी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने वाली संस्था है? फर्स्ट ऑप्शन इज AICTE, ऑप्शन बी इज NCTE, ऑप्शन सी इज NAC, ऑप्शन डी इज न्यूपा। तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NAC, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा NAC। और मैंने इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बताई थी। जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल असेसमेंट अगर कह रही है तो इसका मतलब यही है ना कि इसका मूल्यांकन करने वाली है ये एजेंसी, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है, एग्रीडिएशन काउंसिल। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये है जो मूल्यांकन करती है हायर एजुकेशन की, उच्च शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने के लिए ये जिम्मेदार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, द मेन पर्पस ऑफ नवोदय विद्यालय इज टू गिव एजुकेशन टू। एक क्वेश्चन मैंने नवोदय विद्यालय वाला गलत रीड कर दिया था, हिंदी ट्रांसलेशन उसकी ध्यान नहीं दिया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जिसकी मैंने गलती से हिंदी बोल दी थी। नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा देना। किसको शिक्षा देना ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी है अर्बन स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज गर्ल्स स्टूडेंट्स ओनली, ऑप्शन डी इज रूरल स्टूडेंट्स। पहले में कहा है ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों को, बी में कहा है शहरी छात्रों को, सी में कहा है केवल लड़कियों को, और डी ऑप्शन में कहा है ग्रामीण छात्रों को। तो मैंने ना फर्स्ट पार्ट जब बनाया था उसमें भी आप लोगों को इसके बारे में जिक्र किया था कि रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नवोदय विद्यालय एजुकेशन प्रोवाइड करता है और बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ यूनेस्को वॉज सजेस्टेड बाय, ठीक है। क्वेश्चन है कि शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था ने दिया था? तो ये जब ऑप्शन है आप देख सकते हो, यूनिसेफ, बी इज यूनेस्को, ऑप्शन सी इज NCTE एंड ऑप्शन डी इज UGC। तो इसके अगर सही उत्तर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर, यूनेस्को इसका सही उत्तर होगा, ठीक। तो यूनेस्को ने कहा था लर्निंग के 4 पिलर्स हैं बेसिकली। लर्निंग के कितने पिलर्स हैं? 4 पिलर्स हैं। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी, ये 4 पिलर्स है, ठीक है। सॉरी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट्स वाज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ। जो डाइट स्थापित हुई, ये किसके रिकमेंडेशन पे स्थापित हुई? हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए कहना चाहूँगी, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की संस्तुत की गई थी। किसके रिकमेंडेशन पे ये कहा गया था? ऑप्शन ए है इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 द्वारा, ऑप्शन बी इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 to 49, ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको कहेंगे, ऑप्शन डी है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कहेंगे। तो अगर बताना चाहूँ कि ये जो डाइट्स आई थी, ये जो डाइट्स इस्टेब्लिश हुई थी, ये रिकमेंडेशन थी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, NPE 1986 इज द राइट आंसर। इनके रिकमेंडेशन पर डाइट इस्टेब्लिश हुई थी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV आर
ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर गर्ल्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन अप टू 5th क्लास, बालिकाओं के लिए 5वीं कक्षा तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु रिहायशी विद्यालय। ऑप्शन बी है स्कूल्स प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू गर्ल्स एलोंगिंग टू एलोंगिंग लिखा हुआ है यहाँ बिलोंगिंग आएगा, ठीक, यहाँ है टाइपिंग एरर, बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन। ऑप्शन बी की हिंदी है कमजोर वर्गों की बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय। ऑप्शन सी है स्कूल्स प्रोवाइडिंग स्कूल एजुकेशन टू ऑल द गर्ल्स इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बालिकाओं को स्कूली शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय। ऑप्शन डी है रेजिडेंशियल स्कूल्स फॉर गर्ल्स बिलोंगिंग टू SC, ST और OBC and minorities in educationally backward blocks providing education at upper primary level, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित बालिकाओं को शिक्षा प्रदान हेतु रिहायशी विद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है ना, इसका जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। So the right answer is option number D. Residential schools for girls belonging to SC, ST, OBC and minorities in educationally backward blocks providing education at upper primary level, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित बालिकाओं को शिक्षा प्रदान हेतु रिहायशी विद्यालय है ये, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हो एन इफेक्टिव मेजर फॉर सक्सेस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान कैन बी। सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु एक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए पनिशिंग नॉन कोऑपरेटिव पेरेंट्स, सहयोग न करने वाले अभिभावकों को दंडित करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कैसे आप अभिभावकों को दंडित कर सकते हो? उनका काउंसल कर सकते हो कि आपको सहयोग करना चाहिए लेकिन पनिश नहीं, ठीक। बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि प्रॉपरली इंटीग्रेटिंग द जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, प्राथमिक स्तर पर सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का भली भांति एकीकरण करना, ठीक, अच्छी बात कही है बिल्कुल। सी है इम्प्लीमेंटिंग अर्निंग वाइल लर्निंग स्कीम, पढ़ो और कमाओ योजना लागू करना। ऑप्शन डी है अध्यापकों का गहन प्रशिक्षण, रिगरस ट्रेनिंग ऑफ टीचर, ठीक, तो रिगरस ट्रेनिंग ऑफ टीच भी नहीं होगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा क्या? प्रॉपरली इंटीग्रेटेड द जनरल एंड वोकेशनल एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल, प्राथमिक स्तर पर सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा का भली भांति एकीकरण करना, राइट आंसर हो जाएगा। ये है सर्व शिक्षा अभियान की सफलता हेतु एक प्रभावी तरीका। NCTE वॉज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस इन द ईयर, कब मिला था? NCTE को विविध दर्जा कब मिला था? 1973 में, 1975 में, 1993 में और 1996 में। तो इसका जो प्रीवियस पार्ट बना था ना उसमें भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये जब बनी थी तो ये इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस या विविध दर्जा इसको मिला है 1993 में, ठीक है, 1993 में। और ये जो एक्ट पास हुआ था ये 1995 में फर्दर ये पूरा फाइनल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्क्रीन पर देख सकते हो। नेशनल कमीशन फॉर टीचर टू डील विद इश्यूज रिलेटेड टू टीचर्स एट स्कूल लेवल वॉज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। विद्यालय स्तर पर शिक्षकों से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु भारत सरकार ने किस सन में अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया था? ऑप्शन ए है 1981 1981, ऑप्शन बी इज 1982 1982, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी सन 1984। तो इसके राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1983। तो 1983 में जो इश्यूज हैं उनको डील करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स स्थापित हुआ था। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत जगह देखने को मिलता है। राइट आंसर इसका है 1982। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1982 में जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी ना वो कौन से स्टेट में, ठीक है, कौन से स्टेट में खुली थी?
मैं भी चाहूँगी कि आप लोग भी कुछ पार्टिसिपेट करो, तो ये आपका भी होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्री स्कूल्स इनिशिएटेड विद अ व्यू टू, जो मिड डे मील प्रोग्राम है प्राथमिक शिक्षा में मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए इंक्रीज एनरोलमेंट, नामांकन में वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी इन्वॉल्व कम्युनिटी, समुदाय की सहभागिता के लिए। ऑप्शन सी शिक्षकों को व्यस्त रखने के लिए, इंगेज टीचर्स, नहीं होगा बिल्कुल भी। ऑप्शन डी इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में वृद्धि के लिए। देखिए, अगर मिड डे मील है तो रोजगार में वृद्धि वाली तो ऐसा कोई बात नहीं, ठीक। इसका जो मेन उद्देश्य था प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था, और इसमें भी बताना चाहूँगी कि नामांकन में वृद्धि के लिए मिड डे मील आई थी और 1995 में आई थी, 15 अगस्त 1995 में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। डाइट स्टैंड्स फॉर, पहले भी बताया हुआ है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना फुल फॉर्म वाले देखने को मिल जाते हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी फुल फॉर्म बताई है जब डाइट्स के बारे में बात करी थी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक। ये इसकी सही फुल फॉर्म है, और हिंदी वाले स्टूडेंट भी ना इसी तरीके से याद करेंगे, क्योंकि हिंदी में भी इसी तरीके से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू बेनिफिट। पहला ऑप्शन है, हिंदी में बताना चाहूँगी, पाठ्यक्रम में लचीलापन प्रत्यय किसको लाभान्वित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन ए डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अयोग्य बालकों को। ऑप्शन बी मदरसा व मकतब को, ठीक। ऑप्शन सी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों को। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर जो है बेटा वो हो जाएगा, करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ बात हो रही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो जाएगा, ठीक है। डिसेबल्ड चिल्ड्रन इसका हो जाएगा, क्योंकि डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है वो उस पेज से नहीं कर पाते पढ़ाई जिस पेज से नॉर्मल स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इस वजह से उनके लिए करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ए, ना कि डी, क्योंकि मदरसा और मकतब तो आप देख सकते हो कि यहाँ करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती, और ना ही SC ST OBC वालों के लिए, तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए राइट होगा। जहाँ भी कई बच्चे होते हैं ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन देखा नहीं कि वही आंसर लगा देते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन का या अनौपचारिक शिक्षा का इनमें से कौन सा स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए एजुकेशन गिवन बाय पेरेंट्स। ऑप्शन बी एजुकेशन गिवन बाय नेबर्स, पास पड़ोसियों से दी गई शिक्षा, माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा। ऑप्शन सी में कहा है एजुकेशन बाय पीयर ग्रुप्स, साथियों के समूह में प्राप्त शिक्षा। ऑप्शन डी है कक्ष शिक्षण द्वारा या एजुकेशन थ्रू क्लासरूम टीचिंग। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 3 तरीके की एजुकेशन होती है। पहली होती है फॉर्मल, मतलब कि औपचारिक शिक्षा, जो कि क्लासरूम में और स्कूल में होती है, फॉर्मल सेटअप में होती है। दूसरी तरीके की होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, जो स्कूल के बाहर, मतलब कि पेरेंट्स, नेबर्स, आसपास जो होती है, पीयर ग्रुप या लाइफ लॉन्ग जो चलती है, ठीक है, पूरी ज़िंदगी ये चलती है, कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, बुढ़ापे में भी सीखोगे, बचपन में भी सीखोगे, जो भी एक्सपीरियंसेस, अनुभव आपको घर से बाहर निकलने के बाद या घर में मिलते हैं ना, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ये एक पर्टिकुलर सेटअप में नहीं होती, जैसे 4 दीवारी के अंदर नहीं होती। तीसरे तरीके की जो शिक्षा है, तीसरे तरीके की जो एजुकेशन है वो होती है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, उसको कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें जो आपकी कोरेस्पोंडेंस वाली एजुकेशन है ना, जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, ओपन स्कूल्स है, तो NIOS वगैरह, ये चीज़ इसमें शामिल है, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो, इन NCF 2005 द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग आर्ट एजुकेशन इन स्कूल इज। NCF 2005 के अंदर NCF 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? पहला है टू अप्रिशिएट कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी है छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, टू डेवलप स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ, वेरी नाइस
दोनों चीज़ हो सकती है। सी कहा है ओनली ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी कहा है कि दोनों सही है, तो भाई दोनों सही है, दोनों बातें बिल्कुल सटीक कही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 टॉक्स ऑफ मेजर शिफ्ट्स फ्रॉम। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। पहला, नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवॉल्व्स एंड इज क्रिएटेड। ज्ञान स्थायी है व दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता हो और इसकी संरचना की जाती है। ऑप्शन बी कहा है एजुकेशन फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्रित होने पर। ऑप्शन सी कहा है विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर, मतलब कि लर्नर सेंट्रिक टू टीचर सेंट्रिक बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कहा है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एजुकेशन फोकस टू डिसिप्लिनरी फोकस सिर्फ जो आपके विषय है उसके ऊपर ही केंद्र हो, ये भी नहीं होना चाहिए। बच्चों के जगह अध्यापकों के केंद्रित हो, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉलेज एज गिवन एंड फिक्स्ड एज इट इवोल्व्स एंड इज क्रिएटेड। ज्ञान का जो है वो संरचना की जाती है। इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 अंडर द heading examination reforms which of the following reforms has been suggested। कहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। पहला कहा है ओपन बुक एग्जाम्स, राइट, सुझाया गया है अगर आपने एनसीएफ पढ़ा होगा तो। ऑप्शन बी है सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत और निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन सी है ग्रुप वर्क इवेल्युएशन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो अगर आपने एनसीएफ देखा होगा ना, तो इन तीनों की बात की गई है। तो इस तरीके से कह सकते हो आप परीक्षा सुधारों के अंतर्गत ये चीज़ें सुझाई गई है किसमें, एनसीएफ 2005 में। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये है आपके कुछ क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस जिसको कह सकते हो कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड, जो एग्जाम्स में देखे जाते हैं या फिर जिनकी पॉसिबिलिटीज़ है फर्दर एग्जाम में आने की। अगेन आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फर्स्ट टाइम अगर चैनल को देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सब्सक्राइब साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। मेरे लिए कोई फीडबैक हो, सजेशन हो, किस तरीके से मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर अमल करूँ और अपने आप को सुधारूँ। धन्यवाद।